प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है और वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है और इनसे जुड़ी तमाम बातों की जानकारियां ग्रहण करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन, है ना, कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन वाष्प जोड़ उत्सर्जन, यानी कि वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। आइए इन डिटेल देखें जरा कि पौधों के वायवीय भागों, पौधे के वायवीय भाग का मतलब क्या होता है बाबू, कि पौधे का वह भाग जो वायु के संपर्क में हो, कांटेक्ट विथ एयर, यानी कि पौधा का कौन सा भाग वायु के संपर्क में होता है, तना, पत्ती, ये सब भाग जो है वो वायु के संपर्क में होता है, इसलिए वो वायवीय भाग हैं। तो वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा, छिद्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। फिर से एक बार देखेंगे कि पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा, जल का छिद्रों के द्वारा वाष्प के रूप में भाप बनकर के, वाष्प बनकर के निष्कासन की जो क्रिया होती है वह निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। कारण पत्ती जो है वो क्या होता है, बिल्कुल वायु के संपर्क में होती है और इस पर अनेक रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, स्टोमाटा होते हैं। और वह जो वायु के संपर्क में या फिर इस पर सनलाइट पड़ता है, सूर्य प्रकाश पड़ता है, तो जल क्या होता है, भाप बन करके, वाष्प बन करके निकल जाता है और इसी वाष्प बन करके उत्सर्जन होने की क्रिया, निष्कासन होने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है ना। चलिए अब देखते हैं कि ये वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होती है ना। अभी थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने फिगर के माध्यम से देखा था कि वाष्पोत्सर्जन कहां होता है, तो पौधों के वायवीय भागों में होता है, मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, क्योंकि पत्ती वायु के संपर्क में होता है और उस पर जब सूर्य प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो वाष्प बन करके वायुमंडल में, वातावरण में चला जाता है और यही जाने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन भी कहलाती है। अब आइए कि वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि किस प्रकार से होता है। तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के लिए परासरणी प्रवणता का निर्माण होना आवश्यक है। क्या होता है, परासरणी प्रवणता का निर्माण होना आवश्यक है। पत्तियों के रंध्रों में, रंध्रों के आसपास, छिद्रों के आसपास स्थित जो कोशिकाएं होती है वो सबसे ज्यादा एवं जाइलम उत्तकों से जो सटी कोशिकाओं में सबसे कम परासरणी दाब होता है। यहां पर देखिए एक ऑब्जेक्टिव है कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के लिए क्या निर्माण होना आवश्यक है, तो आपको जवाब देना है परासरणी प्रवणता। आगे है कि पत्तियों के रंध्रों के आसपास स्थित जो कोशिकाएं होती है उस कोशिकाओं में सबसे ज्यादा परासरणी दाब होता है, जबकि जाइलम उत्तकों से जो सटी कोशिकाएं होती है उसमें सबसे कम परासरणी दाब होता है।
इसके परिणाम स्वरूप परासरणी दाब कम और ज्यादा होने के परिणाम स्वरूप रंध्रों से पत्ती के जाइलम तक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। यानी जल जो है वो कंटिन्यू हो जाता है, एक स्तंभ का निर्माण कर लेता है। उसको भी फिगर में देखेंगे कि जल स्तंभ का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जल का संचलन पत्तियों में जाइलम उत्तकों से रंध्रों तक निरंतर होता रहता है ना। अब है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब तक चलती रहती है यह जल स्तंभ अक्षुण्ण बना रहता है, बिल्कुल कंटिन्यू होते रहता है। आइए देखते हैं, ये मान लीजिए पौधा है और इसका इधर क्या है, जड़ है। यहां पर एक पत्ती है ना, और इसमें देखिए क्या होता है, इस तरह से रंध्र है और ये वाष्प बन करके कहां चला जाता है, वाष्प बन करके वातावरण में चला जाता है। अब देखिए कि यहां से जो जल ये निकला तो बगल वाला जल यहां चला आया, फिर इसके बगल वाला यहां, फिर इस तरह से, फिर देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से जमीन में से जो है जल यहां मान लीजिए है और यहां से ये इस तरह से निकलते जा रहा है। कहने का मतलब है कि जमीन अगर ये है तो यहां से इस तरह से निकलते जा रहा है और ये एक जल स्तंभ का निर्माण कर लेता है और ये तब तक बना रहता है जब तक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है ना। फिगर को और थोड़ा बढ़िया से हम लोग देखते हैं। देखिए कि मान लेते हैं कि ये तना है और इस तरह से यहां पर जल है, जड़ है ये, है ना, और यहां पर क्या है बाबू, जल है ना, और इसमें पत्ती है और ये पत्ती में क्या है, रंध्र है। इससे वाष्प बन करके ये वातावरण में चला जाता है। अब जब ये जल का अणु कहां चला गया, वातावरण में, इसका बगल का जो अणु है वो यहां पहुंच जाएगा जल का, फिर इससे बगल वाला, फिर इधर से देखिए चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा, यहां से ये जाएगा और क्योंकि नीचे जमीन में तो जल इसको मिल ही रहा है ना, मूल रोम के द्वारा जो सक कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, और यहां मूल रोम से चलाया कहां, जाइलम में, और जाइलम के द्वारा इस तरह से पत्तियों में जाकर के वाष्प बन करके वो बाहर निकल जाता है। और इस तरह से जो लगातार हम देख रहे हैं कि जल का अणु अगर एक बाहर निकला रंध्र के द्वारा तो उसके बगल वाला जो जल का अणु है वो उसके पीछे लग गया, फिर इसी तरह से ये एक जल स्तंभ का निर्माण होता है ना। इसलिए हमने अंतिम में लिखा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब तक चलती रहती है यह जल स्तंभ अक्षुण्ण बना रहता है। क्या होता है, अक्षुण्ण बना रहता है। और अगर जल की कमी हो जाए, पेड़ पौधे के जड़ों में सिंचन अगर नहीं करेंगे तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो होती रहती है, जल देंगे ही नहीं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी क्या। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, पेड़ पौधा मर जाता है, सूख जाता है। इसलिए सिंचन की आवश्यकता है और करनी चाहिए, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का महत्व क्या है, इसमें इस बात की जानकारी ग्रहण करेंगे कि आखिर वाष्पोत्सर्जन होना क्यों जरूरी है। पहले तो वाष्पोत्सर्जन क्या था उसको जाने, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि यानी किस प्रकार से होता है उस पर अभी हम लोग चर्चा किए, और आगे का जो प्रश्न है कि आखिर वाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है,
इससे क्या फायदा है, आइए उस पर बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानकारी के ख्याल से भी और परीक्षा के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पौधे का मूल, मूल मतलब जड़ से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है ना। अभी हम लोग देखे थे फिगर के माध्यम से कि किस प्रकार से जड़ से, मूल से चोटी तक, पत्ती का रंध्र तक जल स्तंभ बना होता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जब तक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है वो जल स्तंभ अक्षुण्ण रहता है, यानी वो तब तक बना रहता है, जुड़ा होता है, कांटेक्ट में रहता है ना। अब है कि यह जब जमीन से जल जाइलम के माध्यम से चोटी तक, पौधे के चोटी तक, शीर्ष भाग तक पहुंचती रहती है जल की धारा, तो इसमें क्या होता है, जल के साथ मुख्य जो पॉइंट है कि जल के साथ खनिज लवण और जो आवश्यक मिनरल्स है, क्योंकि जमीन में 16 प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। जिसकी मात्रा अधिक चाहिए वो बृहत पोषक तत्व कहलाता है, जिसकी मात्रा कम चाहिए वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। और ऐसे सभी आवश्यक तत्व वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जड़, मूल क्या करता है, जमीन से अवशोषित करता है, उसका अवशोषण होता है और जाइलम के द्वारा फिर उसका पत्तियों तक परिवहन का भी कार्य होता है। क्या होता है, परिवहन का भी कार्य होता है बाबू, है ना। इसलिए हमने लिखा कि यह यानी वाष्पोत्सर्जन खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन, टेम्परेचर बैलेंसिंग का काम भी करता है। धूप हो चाहे वो गर्मी की तपिश हो, उस समय क्या होता है, पेड़ पौधों का भी तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है, तो इससे क्या होता है, ताप जो है, टेम्परेचर जो है वो बैलेंस होता है, संतुलन होते रहता है और पेड़ पौधा मरने से बच जाता है। आइए आगे देखते हैं कि पदार्थों का स्थानांतरण। पिछले क्लास में भी इस पर थोड़ी सी चर्चा किए थे, आज और जरा सा देखते हैं इन डिटेल में कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को क्या कहा जाता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है ना। फिर से एक बार देखिए कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को क्या कहा जाता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। अब है कि खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ में क्या है बाबू, एमिनो अम्ल का स्थानांतरण पौधों में सदा हमेशा क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। अधिक सांद्रता वाले भाग क्या हुआ, यानी पौधे के जिस भाग में एमिनो अम्ल अधिक मात्रा में है, वहां से जिधर कम मात्रा में है उधर क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब है ऑब्जेक्टिव है कि अधिक सांद्रता वाले भागों को क्या कहते हैं, संभरण सिरे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू,
अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र, जिधर अधिक मात्रा में है, गाढ़ा है, यानी अधिक मात्रा में एमिनो अम्ल या अन्य पदार्थ जो है जिस भाग में है, उस भाग को क्या कहा जाता है? संभरण सिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? संभरण सिरा कहा जाता है। जबकि कम सांद्रता वाले भागों को क्या कहते हैं? उपभोग सिरे कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोग सिरे कहते हैं। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है कि अधिक सांद्रता वाले भागों को क्या कहा जाता है? संभरण सिरा, और कम सांद्रता वाले भागों को उपभोग सिरा कहते हैं, है ना। और खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल का स्थानांतरण पौधे में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। आगे देखते हैं, और इसी से रिलेटेड है कि खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, खाद्य पदार्थों का हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि जल और खनिज लवण का जो परिवहन होता है, जमीन से पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम उत्तक, जो संवहन मंडल का पहला उत्तक है। जबकि पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, उसका पेड़ पौधों के सभी भागों में वितरण करने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। और फ्लोएम के अंदर भी कौन सी कोशिका है? किसके द्वारा किया जाता है? तो वही हमने लिखा कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो चालनी नलिकाओं के द्वारा होता है। ये नलिकाएं अत्यंत छोटे छिद्रों वाली प्लेट से जुड़ी रहती है। फिगर के माध्यम से भी इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन के लिए एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, जो जड़ से पौधों के ऊपरी भागों की ओर एक दिशी पथ में गति करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या होता है कि जड़ पौधों में जो जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से, वो हमेशा एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है, जमीन से ऊपर की ओर होता है, एक दिशी होता है। याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, जो जड़ से पौधों की ऊपरी भागों की ओर एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। जबकि खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए, ये था जल और खनिज लवण जो जाइलम के माध्यम से होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है और फ्लोएम के चालनी नलिकाओं के द्वारा होता है। ये इसके लिए एक अलग तंत्र है जो पत्तियों से नीचे की ओर अधोमुखी या संचयन अंगों जैसे संचयी जड़ से ऊपर की ओर ऊपरी मुखी, अधोमुखी और ऊपरी मुखी यानी दोनों दिशा में होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? द्विदिशी पथ में गति करता है। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है। हमेशा याद रखेंगे कि जल और खनिज लवण जो जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है, वो एक दिशी होता है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी ऊपरी मुखी होता है। जबकि खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा, चालनी नलिकाओं के द्वारा संभव हो पाता है और वह द्विदिशी होता है, यानी नीचे पत्ती में भोजन बनता है, पत्ती से जड़ तक पहुंचता है और पत्ती से ऊपर वाले भाग में भी जाता है। कहने का मतलब ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों होता है, यानी द्विदिशी होता है। बराबर ये पूछता है। आगे है,
देख लीजिए कि किस प्रकार से फ्लोएम की चालनी नलिकाओं के द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, परिवहन होता है। ये जो देख रहे हैं हम लोग फिगर, ये फ्लोएम की चालनी नलिकाएं हैं। ये सब जो दिख रहा है ना, ये क्या है? चालनी नलिकाएं हैं, सब का सब, है ना, जो भी देख रहे हैं। अब देखिए कि खाद्यों का उच्च सांद्रण, और ये चालनी नलिका है ना, बीच बीच में ये जो दिख रहा है ये चालनी पट है। अब क्या होता है कि जहां उच्च खाद्य पदार्थ का उच्च सांद्रण होता है, यहां ज्यादा मात्रा में है, तो और जहां कम मात्रा में है यानी निम्न सांद्रण लिख दिए हैं, खाद्यों का निम्न सांद्रण, तो यहां से इधर हो जाएगा। फिर देखिए खाद्यों के निम्न सांद्रण से और क्या होता है, और नीचे चला आया। और ये जो बगल में देख रहे हैं ये जो कोशिका है उसको सखी कोशिका कहते हैं। कौन सा कोशिका कहते हैं? सखी कोशिका। और यहां पर जो चालनी नलिकाओं के द्वारा भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का जो संचलन हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, परिवहन हो रहा है, वो अधोमुखी यानी नीचे की ओर है ना। मान लीजिए यहां पत्ती होगा, यहां क्या होगा बाबू? पत्ती है। यहां भोजन बन गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, इस पर सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 जल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, भोजन बन गया। तो ये नीचे जा रहा है इसलिए अधोमुखी हुआ। इससे ऊपर का भी तो भाग है चोटी की तरफ, उधर भी वितरित होता है, तो वो हो गया ऊपरीमुखी। यानी कहने का मतलब हुआ कि फ्लोएम की चालनी नलिकाओं के द्वारा जो भोजन का, भोज्य पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है वो द्विदिशीय होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। जबकि जाइलम के द्वारा, जाइलम जैसे मान लीजिए ये है, नीचे आपका क्या है? जड़ है ना, और यहां पर क्या है? जल है, खनिज लवण इसमें घुला हुआ है। तो ये जब भी जाएगा जाइलम के माध्यम से तो वो क्या होगा? ऊपरी मुखी, सदा एक दिशा में होगा। यहां अगर पत्ती है तो इस तरह से आपका जो है ना, तो हमेशा क्या होगा? ऊपरी मुखी होगा, एक दिशी होगा। जाइलम के केस में जो जाइलम वाहिकाओं के द्वारा संभव होता है, पिछले क्लास में भी फिगर में देखा था। जबकि फ्लोएम की जो चालनी नलिकाओं के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है वो दोनों दिशा में होता है, ऊपरी मुखी, अधोमुखी और ऊपरी मुखी दोनों। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, है ना। फिर से एक बार हम चर्चा कर देते हैं कि जल और खनिज लवण का जाइलम के माध्यम से जो परिवहन होता है वो हमेशा ऊपरी मुखी यानी एक दिशी होता है। जबकि खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है, स्थानांतरण होता है, फ्लोएम के द्वारा चालनी नलिकाओं के माध्यम से वो ऊपर और नीचे दोनों होता है, यानी द्विदिशी होता है। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।